Dear students of class 10 CBSE, this is the third video on the lesson 4 from the Diary of Anne Frank. In previous videos, we knew that Anneliese Marie Anne Frank called his diary as a friend and named it Kitty. एनी फ्रैंक ने अपने डायरी को मित्र माना और उसे किट्टी नाम दिया। इससे पहले वाली वीडियो हमने इसे देखा। नाउ फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पैरा, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. एनी फ्रैंक कहती है कि चूंकि कोई भी व्यक्ति मेरी स्टोरीज जो किट्टी में मैंने लिखने जा रही हूँ, मैं इस किट्टी में डायरी में जो लिखने जा रही हूँ जो स्टोरी, उस स्टोरी को कोई भी नहीं समझ पाएगा। इफ़ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं सीधे डायरी में लिखना शुरू कर दूँ तो I'd better provide a brief sketch of my life. इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन की एक संक्षिप्त प्रस्तुति दे दूँ। Much as I dislike doing so, हालांकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. एनी फ्रैंक कहती हैं कि मेरे जीवन का कुछ संक्षिप्त परिचय यहाँ देना ज़रूरी है, अदरवाइज सीधे सीधे मेरे डायरी में लिखी गई बातें, स्टोरियाँ लोगों तक समझ में नहीं आएंगी। इसलिए वह अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण यहाँ दे रही हैं। और हालांकि वो कहती कि ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन ये ज़रूरी लगता है उसे। आगे लिखती है, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, मेरे पिताजी सबसे प्यारे पिताजी हैं। आई हैव एवर सीन, जिन्हें मैंने देखा है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, और तब तक शादी नहीं किए जब तक वे 36 के नहीं हो गए, अर्थात मेरे पिताजी 36 के थे तब शादी किए। एंड शी वाज 25, और वो मेरी माँ 25 वर्ष की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और मेरी बहन मार्गरेट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही फ्रैंकफर्ट नामक जगह में 1926 में हुआ। आई वॉज बोर्न
ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट until I was 4। आगे वह कहती हैं कि मैं 4 वर्ष तक, जब मैं 4 वर्ष की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर और मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये नाम उनकी माँ का है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, भी पिताजी के साथ हॉलैंड सितंबर में चली गई। While Margot and I were sent to Atchin to stay with our grandmother। जबकि मार्गरेट मेरी बहन जो थी और मुझे मेरी दादी माँ के पास एचिन भेज दिया गया। एचिन जगह का नाम है जहाँ दादी माँ रहती थी। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट भी चली गई हॉलैंड दिसंबर में, उसकी बड़ी बहन। एंड आई फॉलोड इन फरवरी और एनी फ्रैंक भी फरवरी में हॉलैंड गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट। कहती हैं कि जब फरवरी में मैं गया, बहन दिसंबर में गई, बाद में फरवरी में मैं भी हॉलैंड गई और वहाँ उस दिन गई जिस दिन मेरी बहन फ्रैंकफर्ट का बर्थडे था। तो उसका बर्थडे के प्रेजेंट के रूप में मुझे वहाँ टेबल पर उसी दिन ले जा कर के रख दिया गया। I started right away at the Montessori nursery school। एनी फ्रैंक कहती है कि हॉलैंड में मैं वहाँ मोंटेसरी नर्सरी स्कूल जाने लगी। यह स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 और जब मैं 6 वर्ष की थी तो वहीं रही। At which time I started in the first form। मैं पहली कक्षा से शुरू किया। In the 6th form my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress। और जब 6ठी कक्षा में मैं गई तो मेरी शिक्षिका श्रीमती कुपेरस थी, जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब हम दोनों जुदा होने लगे, अर्थात मेरी शिक्षिका श्रीमती कुपेरस और मैं जब विदा लेने लगी साल के अंत में, तो दोनों के आँखों में आंसू भर आया। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटल सेलिब्रेशन। 1941 के समर में, ग्रीष्म में, गर्मी के टाइम मेरी दादी माँ बीमार पड़ी और उन्हें ऑपरेशन करना पड़ा। इसलिए मेरा बर्थडे जो था बिना उत्सव मनाए चला गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। 1942 में दादी माँ की मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता है
मेरी दादी माँ मुझे कितना याद आती है। एंड स्टिल लव हर, और अब भी मैं उतना ही प्यार करते हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन in 1942 was intended to make up for the other, and grandma candle was lit along with the rest. और 1942 का बर्थडे जो आया उसमें यही निश्चय किया गया कि पीछे वाला जो बर्थडे बिना उत्सव के बीत गया था, इस बार कोई कसर नहीं छोड़ा जाए। इसलिए इस बार के बर्थडे में मेरे बर्थडे के कैंडल के साथ दादी माँ के भी कैंडल जला दिया गया। प्लंक डाउन मीनिंग गिवन हियर, पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, सीधे शुरू कर देना। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब हम चार थे, चारों को अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। चार मतलब मम्मी पापा और बहन और स्वयं एनी फ्रैंक, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और तब वह तिथि आई, वह वर्तमान तिथि 20 जून 1942 की वह तिथि, और वह तिथि थी मेरे अपने डायरी के प्रति पवित्र समर्पण का दिन। अर्थात एनी फ्रैंक अपना डायरी शुरू लिखना यहीं से की 20 जून 1942 के तिथि से। Dear student, here oral comprehension check. Given 2 questions you have to do in SW. इस तरह से डायरी लिखने की तिथि आई 20 जून 1942, अपने डायरी के प्रति पवित्र समर्पण का दिन था एनी फ्रैंक का। और यहाँ से वो डायरी शुरू करती है। डायरी में डेट डे दिया जाता है और संबोधन भी किया जाता है। ऐसे 9th क्लास में डायरी एंट्री आप लोगों को जो पढ़ना था उसमें हमने बताया होगा कि डायरी पर्सनल आर्टिकल है जो एवरीडे का दिनचर्या सोने से पहले लिखा जाता है। दिन भर का अनुभव, घटनाएं, जो भी उन्होंने राइटर ने अनुभव किया, विचार आए, अच्छे और बुरे, सब कुछ सोने से पहले लिख दिया जाता है। यह पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, किसी दूसरों को पढ़ने देने के लिए नहीं होता है। ये पर्सनल डायरी कहलाता है। लेकिन एग्जामिनेशन में जब डायरी एंट्री 9th क्लास में पढ़ना था, वह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरी एंट्री करना था। उसका उद्देश्य था कि बच्चे डायरी लिखना सीखें, डायरी लिखने की आदत डालें, क्योंकि डायरी लिखने का मतलब है अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाना, रचनाशीलता को बढ़ाना, सेंटेंस फॉर्मेशन को बढ़ाना। इस उद्देश्य से स्कूल में डायरी एंट्री एग्जामिनेशन में आता है लिखने के लिए। तो वहाँ पर क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्वेश्चन के आधार पर ही अपने विचार को व्यक्त किया जाता है। लेकिन ऐसे डायरी किसी व्यक्ति का पर्सनल ही होती है। और अब यह डायरी साहित्य विधा बन गई है। जब अच्छे अच्छे विचारकों, लेखकों, साहित्यकारों के द्वारा जब यह डायरी लिखी जाती है और उसमें बातें कुछ ऐसी होती है जो समाज के लिए, पाठकों के लिए लाभदायक होती है,
तब उस डायरी को बुक शेप दे करके और पाठकों के लिए उपस्थित कर दिया जाता है, बुक शेप में कर दिया जाता है, तो वह साहित्यिक विधा बन जाती है। यहाँ पर एनी फ्रैंक ने जो डायरी लिखने का निश्चय किया था, उसका भी मकसद यही था कि यह डायरी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। हाँ, मेरा सच्चा मित्र कोई हो उसे दूंगे, लेकिन अभी तो कोई सच्चा मित्र उसका था नहीं, इसे डायरी को ही सच्चा मित्र मान लेती है। और ये भी उद्देश्य रखती है कि जो मैं डायरी लिखने जा रही हूँ, मैं नहीं समझती कि इस 13 वर्षीय स्कूल जाने वाली लड़की का विचारों को उस डायरी में जो लिखा जाएगा, उस विचारों को बाद में कोई पढ़ सकता है या मैं ही पढ़ने का इच्छा रखूँगा। नहीं विश्वास था ऐसा, इसी व्यू से उसने इस डायरी को लिखा था। लेकिन जब वह उसकी मृत्यु होती है, उसके पिता के द्वारा यह डायरी कलेक्ट किया जाता है, और जब उसमें जो विचार सशक्त थे, परिपक्व राइटर की तरह थे और पाठकों के लिए प्रेरणादायी हो सकती थी, इसलिए उसके पिता ने उस डायरी को अपने कब्जे में लेकर, अपने अधिकार में लेकर, उसे जो ओरिजिनली मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई थी एनी फ्रैंक के द्वारा, वो डायरी अंग्रेजी में रूपांतरित करवाकर बुक शेप दे करके उसके पिता ने उसे छपा दिया। उसके बाद वह डायरी इतनी लोकप्रिय हुई, कई भाषाओं में छपी, जैसा कि पहले ही हम लोगों ने इसे पढ़ा था। वही डायरी हम पढ़ने जा रहे हैं, एनी फ्रैंक का। अब देखना है कि वास्तव में वो डायरी कैसी थी, जो हम लोगों को पढ़ने के लिए भी उपलब्ध कर दिया गया। उनकी यह डायरी का यह एक नमूना है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एज ए लेसन में। और उनकी डायरी तो लिखी गई 1944 तक लिखी गई। 20 जून 1942 से शुरू होकर लिखने का क्रम उनका चला 1900 कहाँ तक 44 तक। कितनी डायरियाँ लिखी गई, जो बुक शेप में है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ए डायरी ऑफ है यंग गर्ल के नाम से है। तो अभी हम एक डायरी पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोगों को पढ़ना यहाँ है लेसन में। तो वो शुरू करती है डायरी, सैटरडे 20 जून 1942। सैटरडे का दिन था, 20 जून 1942 का की तिथि थी। और संबोधन करने का जो है नियम है, तो डियर डायरी करके हम लोग संबोधित करते हैं। तो यहाँ चूँकि एनी फ्रैंक ने अपने डायरी का नाम किट्टी दे रखा है, इसलिए वह उसे संबोधित करते हुए संबोधन दिया है, डियरेस्ट किट्टी। अब देखें क्या लिखती है इसमें। आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। वो लिखते हैं हमारा संपूर्ण क्लास, अर्थात पूरे क्लास के विद्यार्थी की टांगे काँप रही थी, हिल रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो वो कहती हैं मेरे क्लास के सभी विद्यार्थियों के पैर कप रहे थे। द रीजन ऑफ कोर्स, कारण निसंदेह, इज द फोर्थकमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग थी, इन विच जिसमें द टीचर्स डिसाइडेड हुल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। जिस मीटिंग में टीचर्स लोग डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगली कक्षा में, आगे की कक्षा में जाएगा, एंड हुल बी केप्ट बैक, और कौन कौन पिछले कक्षा में रख लिया जाएगा। अर्थात वह रिजल्ट का दिन था जिसमें यह घोषणा होना था कौन पास करेगा, कौन फेल करेगा। और यहाँ का इस रिजल्ट से बच्चे फेल करने वाले उसी कक्षा में रुकने वाले थे और पास करने पर अगली कक्षा में जाने वाले थे। तो स्वाभाविक है, रिजल्ट डे आता है तो पैर तो काँप जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन था क्लास में, जिसको शेयर कर रही है यहाँ डायरी में। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स।
आधे क्लास के बच्चे लगभग शर्त लगा रहे थे, बाजी लगा रहे थे। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. मेरे पीछे बैठे दो बच्चे के ऊपर GN और मैं उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे हम लोग। एनी फ्रैंक कहती है कि GN और मैं, मेरे पीछे दो जो लड़के बैठे हुए थे, उसकी मूर्खता पर हम क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। CN and Jacques, who have stacked their entire holiday savings on their bed. CN नाम का विद्यार्थी और जैक्यूस नाम के विद्यार्थी, दोनों आपस में तो बाजी ही लगा लिए और हॉलीडे के लिए जो बचा हुआ पैसे थे, बचा कर रखा गया पैसा था, वो सब बाजी में लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। एनी फ्रैंक कहती है कि दिन भर उस दिन यही चलता रहा, सुबह से शाम तक। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास कर जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास करूँगा। यस हाँ, यू आर, तुम पास कर जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इस तरह का चर्चा आपस में बच्चों के बीच सुबह से शाम तक चलती रही। इवन जिस प्लीडिंग ग्लांसेस and my angry outburst can't calm them down. एनी फ्रैंक कहती है कि न तो जी के आग्रहपूर्ण निगाहें और न मेरे क्रोधपूर्ण चिल्लाहट उन लोगों को शांत नहीं कर सके। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. If you ask me, यदि तुम मुझसे पूछो, कोई भी मुझसे पूछे, there are so many dummies, तो मैं यही कहूँगी कि मेरे क्लास में ढेर सारे क्या हैं? मूर्ख हैं। ढेर सारे मूर्ख हैं। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, जो क्लास का 1/4 हिस्सा ऐसे ही विद्यार्थी हैं। शुड बी केप्ट बैक, जिन्हें पिछले क्लास में ही रखा जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। लेकिन शिक्षक भी इस पृथ्वी पर गजब हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है, विचित्र है। अर्थात उनके बारे में यह कहना मुश्किल है कि किसको वे आगे कक्षा में बढ़ा देंगे, किसको रोक लेंगे। अर्थात जो उस लायक नहीं भी है, हो सकता है वो भी अगली कक्षा में चला जाए। शायद इस तरह के विचार एनी फ्रैंक का है इस सेंटेंस में। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी सहेलियों को लेकर और अपने आप के बारे में चिंतित नहीं थी। एनी फ्रैंक कहते हैं कि मैं अपने सहेलियों को लेकर और मैं अपने बारे में चिंतित नहीं थी, इस बात को लेकर कि अगली कक्षा में नहीं जा सकेंगे, ऐसा संदेह नहीं था। वेल मेक इट, हम लोग को विश्वास था कि पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन इज मैथ। आगे कहती है कि यदि किसी सब्जेक्ट में मुझे पूरा
निश्चय के साथ नहीं कर सकती थी कि पास करूँगी, तो वह क्या था, केवल मैथ का सब्जेक्ट था, उसमें मुझे निश्चित नहीं था। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज बैड, ऑल वी कैन डू इज बैड। जो भी हो, अब प्रतीक्षा करने के अलावा कोई उपाय नहीं था, सिर्फ हम अब प्रतीक्षा ही कर सकते थे। Until then, we keep telling each other not to lose heart। और तब तक हम एक दूसरे से यही कह सकते थे कि धैर्य रखो, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक धैर्य रखो। I get along pretty well with all my teachers। Dear students, I want to stop my video here up to this para। In next video I shall start from here। I get along pretty well, understand? So with this video there are 2 questions have already come as oral comprehension check, you can see there, and I think that you should do in SW, and I shall stop here। Thank you very much, dear।